तो हम बात करने वाले एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम कैटालिसिस क्या है? तो ये कैटालिसिस रिएक्शन ही है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाला है, स्पीडअप ही करने वाला है। उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो देखेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पीडअप। लेकिन यहाँ पे जो कैटालिस्ट होगा वो क्या होगा, एंजाइम, इसलिए नाम दिया है क्या, एंजाइम कैटालिसिस। सो एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए एंजाइम कैटालिसिस। ठीक, सो एंजाइम क्या है उसको देखते हैं। ये बायोलॉजी में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। ठीक, तो एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स आर दी complex organic compounds having high molecular weight. These are the complex organic compound having high molecular weight and are made up of proteins, and proteins are made up of peptides, and peptides are made up of amino acids. ठीक, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है, तो दीज आर नथिंग बट द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स ही है। ठीक, जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ऑर्गेनिक तो कंपाउंड होंगे क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, एंड दीज आर नथिंग बट दी प्रोटीन्स। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं या फिर जो हम प्रोटीन्स बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक तरीके से, इस एंजाइम का बॉडी में रोल क्या होता है? सो these enzymes catalyzes number of biochemical reactions or processes in body of animals and plants। अब आप इसको समझो कि ये जो एंजाइम्स है ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी बायोकेमिकल क्या होती है, एक्टिविटी होती है। ठीक, तो उस जैसे जिसको हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट होता है ना, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, उसके लिए एंजाइम की बहुत क्या होती है, जरूरत होती है। स्टार्टिंग विद द फूड जो हम खाते हैं, तो जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद सबसे पहले माउथ में जाएगा, तो माउथ में जब हम फूड को च्यू करते हैं तो उस टाइम पे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइलेज। और उस अमाइलेज एंजाइम का रोल क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवाना, वो रोल होता है किसका, अमाइलेज का। ठीक, एक उसमें और भी चीज होती है ना, जैसे अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च जो प्रेजेंट होगा उस स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन, है ना, इनटू द छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि स्टार्च में क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलेज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक, सो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज टाइलिन, उसे क्या बोलते हैं हम, टाइलिन बोलते हैं। तो टाइलिन का रोल क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट करवाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इनटू द सिंपल कंपाउंड्स में। ठीक, तो उसी तरीके से बहुत सारे, जैसे कि स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का रोल क्या होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करना इनटू द पेप्टाइड्स में। इंटेस्टाइन में जाओगे तो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है एज ए एंजाइम। उसका रोल क्या होता है, वो जो प्रोटीन्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इनटू द अमाइनो एसिड्स में, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू द अमाइनो एसिड में। तो अलग अलग बहुत सारे एंजाइम्स है बॉडी में जिनका अलग अलग क्या है, रोल है। ठीक, तो ये एंजाइम बहुत सारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर प्रोसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, कैटालिस्ट, मतलब उस रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीडअप, कन्वर्जेंस को क्या करवाते हैं, स्पीडअप करवाते हैं। ठीक, इसीलिए इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। एंड द फिनोमेनन ऑफ catalysis that is carried out by these enzymes is called as a biochemical catalysis। उसे क्या बोलेंगे, कैटालिसिस। तो फिनोमेनन इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटालिस्ट, और हमारा जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं क्या, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ठीक,
तो ये एंजाइम एग्जैक्टली किस तरीके से बॉडी में काम करता है उसके लिए कुछ थ्योरीज दी हुई है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि ये एंजाइम किस तरीके से कैटालिटिक रिएक्शन करवाता है, ठीक। सब उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम कैटालिस्ट है, हमारा जो बायोकेमिकल कैटालिस्ट है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक। जैसे हमने कैटालिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे उसी तरीके से हम बायोकेमिकल कैटालिस्ट मतलब एंजाइम के भी क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक। तो हम देखने वाले हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, एंजाइम। एंजाइम हमारा क्या है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। तो उसकी क्या देखने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम इसका देखें, इट इज हाईली एफिशिएंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। सो हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या है कि स्मॉल अमाउंट में अगर आप इसको लोगे तब भी ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा क्या करवाएगा, स्पीड अप करवाएगा, ठीक। सो इट एक्सेलरेट द रिएक्शन एट वेरी फास्टर रेट, एक्सेलरेट द रिएक्शन एट वेरी फास्ट रेट, बहुत ही स्पीड अपली क्या करवाता है, रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस को करवाता है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इट इज रिक्वायर्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं, इट इज हाईली सिलेक्टिव। ये क्या है, हाईली सिलेक्टिव। देखो हाईली एफिशिएंट का मतलब हमने क्या देखा कि भाई ये रिएक्शन को बहुत फास्ट करवाता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को, और इसका अमाउंट जो लगने वाला है बहुत कम। एफिशिएंट का मतलब होता है कम अमाउंट में ज्यादा एक्टिविटी करवाना। वही क्या किसका रोल है, एंजाइम का, कि कम अमाउंट में ज्यादा रिएक्शन को क्या करवाएगा, स्पीड अप करवाएगा। दूसरा ये कि इट इज हाईली सिलेक्टिव है। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कैटालिस्ट की कि वो क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा, दूसरी रिएक्शन को नहीं करेगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे अमोनिया है जो बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद अमोनिया बोलो या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलो, ठीक है, जो प्रोटीन हम खाते हैं तो खाने के बाद बॉडी में जाएगा, बॉडी उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, और मेटाबोलाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो यूरिया है वो बॉडी से क्या होने वाला है, एक्सक्रीट होने वाला है। तो वो यूरिया बॉडी से जब एक्सक्रीट होगा तो यूरिया के फॉर्म में नहीं निकलता ऐसे, उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और उसको डिकम्पोज करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी में। और देखो यूरिया है तो यूरिया किस में जाएगा, पहले ब्लड में जाएगा, और ब्लड में उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिएज, और वो यूरिएज एंजाइम जो आपका यूरिया होगा उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो सिलेक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो हमने एक हमारे पास क्या है, यूरिया है, NH2CO क्या है, NH2, इसको क्या बोलते हैं हम, यूरिया, ये बॉडी में प्रेजेंट है, इसका डिग्रेडेशन करवाना है, इसका क्या करवाना है, डिग्रेडेशन करवाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H2 होगा, बॉडी ब्लड में तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक, और यहाँ पे डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं यूरिएज, क्या बोलते हैं, यूरिएज। और ये यूरिएज एंजाइम इस यूरिया को वाटर के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ NH3 प्लस यहाँ पे आएगा CO2, क्या बनेगा, NH3O CO2। तो ये अमोनिया जो है ब्लड से ये यूरिन से निकल जाएगा, और CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यूरिया को बॉडी बाहर निकाल देती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिएज, ठीक। सो ये यूरिएज जो एंजाइम है ये इस रिएक्शन को क्या करवा रहा है, कैटालाइज करवाया। तो दिस यूरिएज एंजाइम इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल कैटालिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास यूरिया की जगह पे यूरेथ्रेन है और यूरेथ्रेन को भी ये यूरिएज जो है वो कैटालाइज करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये यूरिएज सिर्फ यूरिया को ही इस तरीके से डिग्रेड करेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से हाईली सिलेक्टिव है। ये क्या है, हाईली सिलेक्टिव। जैसे मान लो स्टमक में क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन एंजाइम, और वो पेप्सिन एंजाइम क्या करवाता है, जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डिग्रेड करवाता है इनटू द पेप्टाइड्स में। तो ऐसा तो नहीं कि फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और उस कार्बोहाइड्रेट को भी पेप्सिन डिकम्पोज करवाता है इनटू द सिंपल कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, ऐसा नहीं। इसका मतलब पेप्सिन इज सिलेक्टिव, इट इज ओनली
इट ओनली एक्ट्स ऑन द प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिव नेचर ऑफ क्या है एंजाइम। ठीक, तीसरा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है या देखने वाले एंजाइम का वो ये है कि इट इज इफेक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। बॉडी का एक टेम्परेचर होता है ना, उस बॉडी के टेम्परेचर पे ही एंजाइम की क्या होगी एक्टिविटी आपको मिलेगी। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो उस एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, यही तो होता है ना कि जब भी फीवर आता है तो बॉडी जो है, बॉडी की एक जो मेटाबॉलिक साइकिल है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक, तो उसी तरीके से इस एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जहां पे ये मैक्सिमम या फिर हम बोलेंगे कि हाईली क्या होगा, एफिशिएंट होगा या हाईली एक्टिव होगा। ठीक, सो इफेक्टिव एट क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये जो प्रोटीन होता है या फिर एंजाइम होता है ये लगभग 298 केल्विन से लेके 310 केल्विन टेम्परेचर में हाईली क्या होता है, एक्टिव होता है। हाईली क्या होता है, एक्टिव। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम क्या हुआ, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन। ठीक, उसी तरीके से ये मोर इफिशिएंट होगा या फिर इफेक्टिव होगा एट ऑप्टिमम पीएच। एक पीएच ऐसा होगा या फिर पीएच की एक रेंज ऐसी होगी जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और बॉडी का पीएच आपको पता है 7.2 के आसपास होता है, सो 7 या 7.2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह 5 से लेके, क्योंकि स्टमक का भी अपना पीएच होता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो ऑप्टिमम मिलते हैं। अब कोई कोई एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो एक्सेप्शन है। मैं एवरेज एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम इस पीएच रेंज में क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो 5 से लेके 7 जो पीएच होता है उसके बीच में ये एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है। कुछ एंजाइम्स का एक्सेप्शन है, जैसे कि पेप्सिन है। पेप्सिन हाईली एक्टिव होता है कहाँ पे, पीएच रेंज किसका होता है 1 to 2, क्योंकि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक में। वो कहीं ना कहीं पे तो एक्सेप्शन होता ही है। जैसे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन का पीएच 7 से बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे वो एक्टिव होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम्स जो होंगे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड मतलब ब्लड सर्कुलेशन है या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में जो प्रेजेंट है, तो वहाँ पे उनका इफेक्टिव पीएच कितना दिखेगा, 5 से लेके 7 दिखेगा। ठीक, सो ये हुई कैरेक्टरिस्टिक इसकी एंजाइम की। इसके अलावा भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स के, उनको भी देखते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is promoted by activators and coenzymes अब आप इसको समझिए, एक्टिवेटर्स का मतलब क्या और कोएंजाइम का मतलब क्या। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि अगर आपके पास कोई एंजाइम है तो उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है एक्टिवेटर के प्रेजेंस में या फिर कोएंजाइम के प्रेजेंस में क्या होती है, इंक्रीज। तो एक्टिवेटर्स क्या है, एक्टिवेटर्स आर इनऑर्गेनिक आयंस। ये क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस है। ठीक, लाइक सोडियम, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा। इस तरीके से ये क्या है, आयंस है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी, अमाइलेज एक्टिविटी जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ये जो अमाइलेज एंजाइम है, जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन होगा या फिर जो स्टार्च होगा उसको क्या करवाएगा, डिग्रेड करवाएगा
उसकी एक्टिविटी सोडियम के प्रेजेंस में क्या होती है, सोडियम प्लस के आयन प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। तो ये जो सोडियम प्लस आयन यहाँ पे होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेटर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करवाएगा, बढ़ाएगा। दूसरा होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोएंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। याद रखिए, एक्टिवेटर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं और कोएंजाइम जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो उसके प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन B12, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 के प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, बहुत सारे एंजाइम्स की, इसलिए विटामिन B12 को हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलेंगे। बायोलॉजी में आप इसको ज़्यादा डिटेल में देखोगे। यहाँ पे बस आप समझ लो कि एक्टिवेटर का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयन से, लाइक इस तरीके से जो हमने लिया है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और कोएंजाइम का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कि हमने लिया है विटामिन B12, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे। ठीक, सो एक्टिवेटर और कोएंजाइम के प्रेजेंस में एंजाइम की इफिशिएंसी या फिर एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब वो फास्ट क्या करेगा, ऐड करेगा, जल्दी जल्दी जो सबस्ट्रेट होगा उसको कन्वर्ट करवाएगा इनटू द प्रोडक्ट में। ठीक, उसके बाद सिक्स्थ हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिक्रीज और रिड्यूस्ड, या फिर पूरी इनहिबिटी हो जाएगी, इनहिबिटेड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्स, और उसी को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। तो इनहिबिटर और पॉइजन क्या होते हैं, जो एंजाइम कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो पॉइजन या फिर इनहिबिटर की तरह एक्ट करेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करवाएंगे या फिर उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक ही करवाएंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हो न्यूरोट्रांसमिशन, सो न्यूरोट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर जो आपने देखे होंगे वो होंगे एड्रेनालिन, साथ में आपने देखा होगा एसिटाइलकोलिन भी प्रेजेंट होता है। सो ये जो एसिटाइलकोलिन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है स्केलेटल मसल में ट्रांसमिशन के लिए, या फिर आप क्या बोलते हैं, न्यूरॉन की जो बीच की गैप होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसमिशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को कन्वे करने का काम करता है। तो वहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन का बहुत रोल है। अब इस एसिटाइलकोलिन एक बार रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद उसका फिर से क्या होने वाला है, डिग्रेडेशन होने वाला है, जरूरी है, नहीं तो वो कंटिन्यूस रिलीज होते रहेगा तो कंटिन्यूस एक्शन मिलती रहेगी, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, जो मैसेज देना था दे दिया, उसके बाद उसका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, तो क्या होगा, जो एक्टिविटी होनी है वो हो जाएगी। जैसे मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्केलेटल मसल, जैसे कि ये हैंड है, इस हाथ का काम क्या है, कोई चीज़ को उठाना। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो ये चौक यहाँ पे पड़ा है, इस चौक को मैं ऐसे उठा रहा हूँ, तो इस चौक को उठाने के लिए क्या होता है कि ब्रेन से मैंने कुछ ब्रेन में आपने सोचा कि मुझे इस चौक को उठाना है, और चौक को उठाने के लिए ब्रेन से मैसेज गया, वहाँ से नर्व के थ्रू क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते करते या फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते होते यहाँ पे आया, कहाँ पे, जो फिंगर्स दिख रहे हैं जिससे मैं उठाने वाला हूँ, और वहाँ पे एक मैसेज आया कि भाई इस एक्टिविटी को आपको करवाना है, तो मतलब इस चौक को क्या करना है, उठाना है। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल पे जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उस रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन चिपकेगा और ये मसल क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अब ये एक्टिविटी तो खत्म हो गई ना, मैंने चौक को उठा दिया, अब कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होते रहेगा तो ये तो ऐसे ही पकड़ा रहेगा ना, ठीक है, ये फिर इसको छोड़ नहीं सकूंगा मैं। तो यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, एक्टिविटी खत्म हो गई, तो एसिटाइलकोलिन को भी क्या करवाना है, डिग्रेड करवाना है, और उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोए, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक, इसकी हमें क्या बोलते हैं, जरूरत पड़ती है।
अगर हमारे पास एसिटाइल कोए नाम का एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं होगा, और एसिटाइल कोलिन अगर डिग्रेड नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन वैसे के वैसे रहेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ये मसल जो है एक तरीके से स्टिफ ही रहेगा, वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ठीक, इसी के लिए हम ये बोलेंगे कि अगर कोई एंजाइम है और उस एंजाइम है जैसे कि एसिटाइल कोए है और यहाँ पे हमने कोई सब्सटेंस ऐड करवा दिया जो कि इस एसिटाइल कोए एंजाइम जो है इसको ब्लॉक करवा दे, इसको क्या करवा देगा, ब्लॉक करवा देगा, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करवा देगा, तो ये एसिटाइल कोलिन जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल क्या है, कोलिन है, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ये ब्रेक नहीं होगा तो ये इसकी क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज, और बॉडी में क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसीलिए ये जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, इसको हमने नाम देना है क्या, कैटालिटिक पॉइजन या फिर इनहिबिटर्स। इनको हम एंजाइम इनहिबिटर या फिर एंजाइम क्या बोलेंगे, पॉइजन भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बस इतना याद रखना है कि कोई सब्सटेंस अगर एंजाइम को ब्लॉक करवा देगा या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवाएगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक पॉइजन्स या फिर एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक में कि एक तो बहुत हाईली एफिशिएंट होता है एंजाइम, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करवाता है। दूसरा हाईली सिलेक्टिव होता है, कुछ ही एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तीसरा हमने देखा कि इफेक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी, उसी तरीके से उसका ऑप्टिमम पीएच होगा। फिर हमने देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है एक्टिवेटर और कोएंजाइम के प्रेजेंस पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी तरीके से इनहिबिटर और पॉइजन के प्रेजेंस में भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस है कि एंजाइम पॉइजन है या फिर इनहिबिटर है तो एक्टिविटी क्या होने वाली है, रिड्यूस या फिर पूरी की पूरी प्रोहिबिटिव होने वाली है। ठीक है, या फिर ब्लॉक ही हो जाएगी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, एंजाइम एज ए कैटलिस्ट के। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि ये एंजाइम जो है एज ए कैटलिस्ट किस तरीके से एक्ट होता है। ठीक, तो यहां पे देखो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ क्या है, एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस में ये एंजाइम किस तरीके से एक्ट होता है उसको देखते हैं। एक करेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा, अब आप देखिए जो मैंने यहाँ पे एंजाइम बताया है एसिटाइल कोए नहीं है वो, दैट इज कॉल्ड एज कोलिन इस्ट्रेज। क्या है, कोलिन इस्ट्रेज। ये एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को क्या करवाता है, डिग्रेड करवाता है, इसको ब्लॉक करवाता है कोई सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम जो पॉइजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड, जो लोग सुसाइड करते हैं ना जिससे, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड जो है ये इस एंजाइम को क्या करवाता है, ब्लॉक करवा देता है, और ब्लॉक होने के कारण इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बॉडी में बढ़ेगा तो एसिटाइल कोलिन का बॉडी में रोल होता है हार्ट रेट को कम करवाना, ब्लड वेसल को डायलेट करवाना, जो कोलन जो प्रेजेंट है, कोलोनिक जो मसल प्रेजेंट है उसको क्या करवाना, रिलैक्स करवाना, आई बॉल जो आपका है यहाँ पे जो प्यूपिल है, प्यूपिल को क्या करवाना, डायलेट करवाना। तो ये सारी चीज़ें, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, एसिटाइल कोलिन। तो अब आप सोचो कि अगर इंसेक्टिसाइड किसी ने लिया उसकी वजह से कोलिन स्टेज एंजाइम को क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ा तो हार्ट रेट क्या होगा, कम होते जाएगा, और जैसे जैसे एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हार्ट रेट वैसे 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 क्या होगा, कम होते जाएगा, और एक पॉइंट के बाद वो हार्ट जो है वो काम करना बंद ही कर देगा। इसीलिए इंसेक्टिसाइड से आदमी मर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये हुआ पूरा का पूरा अबाउट जो हमने देखा था कैटालिटिक इनहिबिटर या फिर पॉइजन। अब हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस में ये एंजाइम किस तरीके से किसी सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है वो देखते हैं। तो ये क्या करता है कि मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनवाएगा दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बन गया, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फाइनली डिकम्पोज होगा और यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट
प्लस क्या मिल जाएगा, एंजाइम। तो एंजाइम फिर से रिकवर हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये एंजाइम फिर से फ्री हो गया, तो ये फ्री एंजाइम फिर से किसके पास जाएगा, नए सबस्ट्रेट के पास, और फिर से इस तरीके से रिएक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे लॉकटिक मॉडल में ये मान लो क्या है हमारे पास, एंजाइम, ठीक। तो ये एंजाइम का जो पूरा शेप होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं। ये जो है, ये जो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं लॉक, इसको क्या बोलते हैं, लॉक, ठीक। और इसका क्या कहना है कि ये एंजाइम में, इस एंजाइम में ये इस तरीके से बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉक प्रेजेंट होते हैं, जहां पे सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक शेप होता है जो इस लॉक के अंदर में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये मान लो क्या प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट, ये जो एंजाइम है और इस एंजाइम के पास ये जो लॉक है, मतलब जो कैविटी प्रेजेंट है, इसके अंदर में एकदम से क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, सबस्ट्रेट क्या होता है, की, और एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट होता है, लॉक। तो ये की और लॉक एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, ठीक। दूसरा ये कि ये जो एंजाइम का जो ये लॉक वाला पोर्शन होता है, जो कैविटी वाला पोर्शन होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NH2 OH COOH मर्कैप्टाइल ग्रुप, दैट इज H। तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, इस कैविटी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंजाइम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और जैसे ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, सबस्ट्रेट किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एंजाइम के साथ। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से, ठीक। और कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक। अब ये इसको मैं थोड़ा सा सबस्ट्रेट को शेड कर देता हूं, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। तो ये यहाँ पे ये क्या है, सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के अंदर में क्या हो गया, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। और फाइनली यहाँ पे जो भी रिएक्शन होनी है इसके बीच में वो हो जाएगी, मतलब ये जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो सबस्ट्रेट को किसी ना किसी तरीके से डिग्रेड करवाएगा या फिर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होकर इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक। तो फाइनली ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होके यहाँ पे फिर से एंजाइम वैसे के वैसे मिलेगा, ठीक। एंजाइम वैसे के वैसे मिलेगा, ये है एंजाइम जो मिला, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट अब सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। और इस तरीके से ये प्रोडक्ट अलग से मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस में आप देख रहे होंगे कि होता क्या है, सबस्ट्रेट होता है जिसका एक स्पेसिफिक शेप है जिसको हम की बोलेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है हमारे पास एंजाइम, एंजाइम के सरफेस के पास सब एंजाइम का शेप ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं। उस कैविटी में ये सबस्ट्रेट जो होता है क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये हम जो कैविटी है उसे बोलेंगे लॉक। तो की लॉक में क्या हो जाएगी, फिट। अब इस लॉक के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है जो रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे। और यहाँ पे पहले क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये ग्रुप्स इस सबस्ट्रेट को क्या करवाएंगे, ट्रांसफॉर्म करवाएंगे इनटू द प्रोडक्ट में, और एंजाइम वैसे के वैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप जो एंजाइम यूज किया वो फिर से रिकवर हो गया। तो यहाँ पे एंजाइम में कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम जो है वो 1000, 10,000 या फिर लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है, डिग्रेड या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू द प्रोडक्ट, ठीक। तो ये सारे ये जो हमने देखा है मॉडल, इस मॉडल को हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन या फिर एंजाइम एक्टिविटी या फिर एंजाइम कैटालिसिस, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम एक्शन बोलते हैं, एंजाइम एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में, ठीक है।